बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं शिराज राय और आज डियर स्टूडेंट हमने आपके लिए क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 2 लाया है। इसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं कि आया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्या होती है। यानी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्टूडेंट्स। इससे अगले आने वाले टॉपिक्स के लिए ये एक बेस है। अगर ये किसी को समझ नहीं आएगा तो नेक्स्ट आने वाले टॉपिक आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सो लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपने एंड तक इसको देखना है, समझना है और कोई भी अगर क्वेश्चन इसके मुताबिक आपके जहन में आता है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो चलें डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टेक स्टार्ट। सो टॉपिक आपके पास है, हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, जब हम फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है उसको ज़रा देखते हैं। फील्ड की एक सिंपल डेफिनेशन आपके लिए मैंने रखी है कि अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फंक्शन इन स्पेस। स्पेस का मतलब एक्स वाई जेड, स्पेस का मतलब एक्स वाई जेड, आपके पास ये रीजन है एक्स वाई जेड जिसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स लाई करते हैं। इन विच द फंक्शन हैज अ यूनिक वैल्यू एट एवरी पॉइंट, यानी जिसमें किसी भी फंक्शन की हर पॉइंट पर एक यूनिक वैल्यू हो। बच्चों इस रीजन को, इस स्पेस को कहा जाता है फील्ड। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं सिंपल सी एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आपने टेम्परेचर मेजर करना है इस रूम का। इस रूम का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो आया आप थर्मामीटर लें, आप इस कॉर्नर पे थर्मामीटर चेक करें। लेट आपने एक्स डायरेक्शन में थर्मामीटर से आपने रीडिंग चेक की है खास पॉइंट पर। लेट पॉइंट ए पर आपने टेम्परेचर चेक किया, आपके पास आ रहा है टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली आप वाई डायरेक्शन में किसी एक पॉइंट पर यानी पॉइंट बी पर आप चेक करें, आपके पास टेम्परेचर आ रहा है 10.5 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली जेड डायरेक्शन में आपने जो टेम्परेचर मेजर किया, लेट वो आपके पास एक पॉइंट सी है, एक यूनिक पॉइंट है। इस पॉइंट पे टेम्परेचर आपके पास आ रहा है 11 डिग्री सेल्सियस। सो मीन्स आपने एक स्पेस में एक्स वाई डायरेक्शन में एक खास पॉइंट पर टेम्परेचर चेक किया, आपको हर एक पॉइंट पर एक यूनिक वैल्यू ऑफ टेम्परेचर मिलती है। मीन्स ए पॉइंट पर आपको एक ही टाइम पर एक ही वैल्यू मिलेगी, यानी 1 सेकेंड में आपको 10 डिग्री ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा 1 सेकेंड में आपको 10 या 15 वैल्यूज मिल जाएंगी। सो मीन्स इस पॉइंट पर आपको मिल जाएगी एक पॉइंट पर एक ही वैल्यू। सिमिलरली अगर इधर कोई पॉइंट हो, हर पॉइंट पर आपको एक यूनिक वैल्यू ही मिलेगी टेम्परेचर की। सिमिलरली पॉइंट वाई डायरेक्शन में आपने देखा तो एक सिंगल पॉइंट मैंने कंसिडर किया, इसमें भी आपको टेम्परेचर की एक सिंगल वैल्यू मिल रही है। सिमिलरली जेड डायरेक्शन में भी। तो मीन्स स्पेस में हर पॉइंट पर आपको इस टेम्परेचर की एक खास या यूनिक वैल्यू मिल रही है। तो बच्चों आपने क्या किया है, आपने कहा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए फंक्शन है। यानी फंक्शन का मतलब ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रही हो। तो यहां पर हमने फिजिकल क्वांटिटी बच्चों कौन सी रखी है, टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं एक्स वाई और जेड के लिहाज से, यानी स्पेस में एक्स डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है, वेरिएशन आ रही है, वाई में भी जेड में भी। सो लिहाजा टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट इज द फंक्शन हमारे पास क्या है कि कोई भी हमारे पास एक, यहां पर हमने फिजिक्स में इन टर्म ऑफ फिजिक्स हमने कहा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स अगर चेंज हो रही है तो दैट इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। हमने कहा जी ये फिजिकल क्वांटिटी एक्स वाई जेड के लिहाज से चेंज हो रही है, लिहाजा दिस फिजिकल क्वांटिटी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब ये कैसा फंक्शन है, ये असल में ये टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, लिहाजा ये डेफिनेशन ऑफ फील्ड को ओबे कर रहा है। तो इस फिजिकल क्वांटिटी यानी टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन को आप बच्चों कहेंगे फील्ड, क्योंकि मैंने कह दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फंक्शन इन एक्स वाई जेड। सो एक्स वाई जेड में किसी भी फंक्शन मीन्स फिजिकल क्वांटिटी जिसका वेरिएशन आप देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स, सो उसको आपने फंक्शन कह दिया। सो इस फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन देख रहे हैं और इस फिजिकल क्वांटिटी की हर एक पॉइंट पर आपको एक खास वैल्यू, यूनिक वैल्यू मिल रही है, लिहाजा दिस फंक्शन इज एक्चुअली कॉल्ड अ फील्ड, टेम्परेचर फील्ड। इसको आप नाम दे देंगे बच्चों टेम्परेचर फील्ड। सो यहां पर मैं कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। कौन सा, ये क्या है बच्चों, ये आपके पास है टेम्परेचर फील्ड। अब टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा दिस फील्ड इज ए स्केलर फील्ड। इसका नाम बच्चों क्या रहेगा, स्केलर फील्ड। तो यहां पर हमारे पास दो तरह की फील्ड्स बनेगी। जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास, ये जो फंक्शन स्केलर होगा वो असल में क्या है, वो स्केलर फील्ड स्टैब्लिश करेगा।
ये असल में टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो फील्ड बनाएगा वो स्केलर फील्ड कहलाएगी, बिकॉज टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रख लेता हूं स्केलर फील्ड की। स्केलर फील्ड की एक और एग्जांपल, आप फ्लूइड की बात करते हैं तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फ्लूइड, सो जब फ्लूइड की मैं बात करता हूं तो फ्लूइड के अंदर एक फिजिकल क्वांटिटी में ले लेता हूं बच्चों, प्रेशर। लेट ये एक पाइप है, पाइप में से फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैं इस पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं, लेट पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, यानी ये ए बी सी 3 पॉइंट कंसिडर किए इन स्पेस। सो इधर मैं प्रेशर को एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, जाहिर सी बात है प्रेशर एक्स में भी चेंज होगा, वाई में भी चेंज होगा, जेड में भी चेंज होगा, और हर पॉइंट पर प्रेशर की एक यूनिक वैल्यू होगी। सो मींस ये एक फील्ड बनाएगा। व्हाट इज फील्ड? फील्ड मैंने बताया आपको कि फंक्शन होना चाहिए जिसमें जो एक्स वाई जेड या कोऑर्डिनेट्स पर मुश्तमिल होना चाहिए, जिसकी आप देखें हर पॉइंट पर एक यूनिक वैल्यू मिले, तो उसको बच्चों कहा जाएगा फील्ड। यहां पर आपके पास एक पाइप के अंदर आपने जो रीजन लिया हुआ है, रीजन में हर पॉइंट पर आपको एक यूनिक वैल्यू मिल रही है, एक्स वाई जेड के लिहाज से चेंज हो रही है, लेकिन हर पॉइंट पर एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। मिसाल के तौर पे ए पर आप चेक करें, आपको मिलेगा 2 atm प्रेशर, बी पर मिल रहा है आपको 2.1 atm प्रेशर। सो मींस ए पॉइंट पर आपको एक यूनिक वैल्यू मिल रही है, तो हर पॉइंट पर जहां पर आपको यूनिक वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स, वो असल में फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज एक्चुअली प्रेशर फील्ड। सो इस प्रेशर, इसका नाम बच्चों हमने रख लिया प्रेशर फील्ड। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा दिस इज आल्सो अ स्केलर फील्ड। इसका दूसरा नाम क्या है? स्केलर फील्ड। सिमिलरली ये तो आपके पास आ गया कॉन्सेप्ट स्केलर फील्ड का, और स्केलर फील्ड की एग्जांपल, एक आपके पास टेम्परेचर फील्ड आ गई और दूसरी आपके पास प्रेशर फील्ड आ गई। अब मैं बात करता हूं वेक्टर फील्ड कौन सी होती है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सी फील्ड होती है बच्चों? वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड की मैं 2 एग्जांपल दे देता हूं आपको। एक तो सिंपल एग्जांपल ये है कि इस फ्लूइड डायनामिक्स में या फ्लूइड में, इस फ्लूइड के अंदर लेट फ्लूइड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी फ्लो कर रहा है, इसका फ्लो इस डायरेक्शन में है। मींस अगर मैं इधर एक फिजिकल क्वांटिटी को ले लेता हूं, दैट इज वेलोसिटी। सो मैं कह देता हूं वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी और होगी, वाई में और होगी, और जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी और होगी, क्योंकि फ्लूइड में आप पढ़ेंगे। लिहाजा फ्लूइड में वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज होती है और हर पॉइंट पर इसकी एक खास वैल्यू भी होती है। लिहाजा दिस इज एक्चुअली द फील्ड ऑफ या वेलोसिटी फील्ड ऑफ ए फ्लूइड, यानी फ्लूइड फ्लो की ये वेलोसिटी फील्ड है। अब यहां पर एक और चीज ध्यान में रखिएगा, व्हाट इज दिस वेलोसिटी? वेलोसिटी इज एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी की बात करते हैं, लिहाजा दिस फील्ड इज एक्चुअली कॉल्ड अ वेक्टर फील्ड। इसको बच्चों कौन सी फील्ड कहा जाएगा? वेक्टर फील्ड। सिमिलरली हमारे पास, ये तो मैंने आपको स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड में फर्क बताया है। स्केलर क्वांटिटीज की जो फील्ड बनेगी या स्केलर क्वांटिटीज की जो फिजिकल क्वांटिटी की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उस फील्ड को बच्चों कहा जाएगा स्केलर फील्ड। सिमिलरली वेक्टर क्वांटिटीज की जो डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में करोगे आप, उसको कहा जाएगा वेक्टर फील्ड। ये तो फील्ड का कॉन्सेप्ट आ गया, स्केलर और वेक्टर फील्ड। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें इसमें एक और भी हैं, वो भी अपने पास नोट कर लें कि कुछ फील्ड हमारे पास टाइम वेरिंग फील्ड होती है, कुछ फील्ड हमारे पास स्टैटिक फील्ड होती है। यानी 2 तरह की चीजें और भी इसमें ध्यान में रखिएगा। एक होती है हमारे पास टाइम वेरिंग फील्ड, और एक आपके पास होती है स्टैटिक फील्ड। फील्ड को तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्पेस में उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर लें और हर पॉइंट पे आप देखें कि आपको एक यूनिक वैल्यू मिले, वो फील्ड है। और अगर फील्ड वो टाइम डिपेंडेंट है तो स्टूडेंट वो टाइम वेरिंग फील्ड कहलाएगी। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूं जी, टेम्परेचर जो है, आपने देखा जी 1 सेकंड पर इस जगह पे टेम्परेचर उस पॉइंट पर आपको मिल रहा है, ये मैंने पॉइंट ए कंसिडर किया था। आपने 1 सेकंड में चेक किया 10 डिग्री मिल रहा है, 5 सेकंड के बाद चेक किया तो 10.1 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर मिल रहा है। लिहाजा ये टेम्परेचर है तो स्केलर फील्ड है, लेकिन ये टाइम डिपेंडेंट है, लेकिन ये टाइम के लिहाज से ये चेंज हो रही है, यानी अनदर कोऑर्डिनेट इसमें आ जाएगा, एक्स वाई जेड तो हो गई होगा स्पेस, लेकिन साथ में टी भी आ जाएगा। लिहाजा ये टाइम डिपेंडेंट फील्ड है, ये टाइम वेरिंग फील्ड इसको कहा जाता है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या होती है स्टूडेंट्स? चेंज होती है। ये तो मैंने सिंपल आपको एग्जांपल दे दी। स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। टाइम वेरिंग फील्ड वो होगी कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम के लिहाज से चेंज हो रही है, लिहाजा वो उस फील्ड का नाम हमने रख लिया। कौन सी फील्ड है? दैट इज
अ टाइम वेरिंग फील्ड। अगर टाइम के लिहाज से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कोई चेंजेस नहीं आ रही तो हम उसको बच्चों कह देंगे दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल लेट में कहता हूं जी वेलोसिटी जो है टाइम के लिहाज से कांस्टेंट है। इफ v इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी स्टूडेंट्स कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो लिहाजा वेलोसिटी जो है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी, x, y और z पर डिपेंड ही करेगी सिर्फ, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। मींस आप 1 सेकंड बाद चेक करें फिर भी वही मिलेगी, 2 सेकंड बाद चेक करें फिर भी वही मिलेगी, 3 सेकंड बाद फ्लूइड की वेलोसिटी चेक करें वही मिल रही है। लिहाजा वेलोसिटी कांस्टेंट होने से वेलोसिटी जो फील्ड है, वेलोसिटी फील्ड जो है इट विल बी इंडिपेंडेंट अपॉन टाइम, टाइम पर डिपेंड नहीं करी। लिहाजा दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ स्टैटिक फील्ड, इसको आप स्टैटिक फील्ड का नाम दोगे। एक और चीज ध्यान में रखिएगा, स्टैटिक फील्ड या फॉर एग्जांपल मैं फ्लूइड में बात करूं, मैं बोलूंगा स्टैटिक फील्ड या स्टैटिक वेलोसिटी वेक्टर या स्टैटिक वेलोसिटी फील्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फ्लूइड रेस्ट पर है? नो, इसकी ये कंडीशन नहीं है। इफ द फ्लूइड इज फ्लोइंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इफ फ्लूइड इज फ्लोइंग doesn't means that it doesn't mean if fluid is flowing it doesn't means that velocity field will not be static. So this is an important point कि अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो आप कहेंगे तो ये तो स्टैटिक नहीं है, लिहाजा ये आपके पास फील्ड जो है ये कैसी फील्ड है? ये टाइम वेरिंग फील्ड है। सो टाइम वेरिंग का स्टैटिक और इसके साथ ताल्लुक नहीं है, उस फंक्शन के साथ ताल्लुक है। वो टाइम पे डिपेंड करता है या नहीं करता, उसको देखिए आप। तो मैं रिस्ट्रिक्शन लगा लेता हूं, मैं कहता हूं जी फ्लूइड फ्लो कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी कह दिया, अब मैं कहूंगा कि वेलोसिटी की जो फील्ड है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती, लिहाजा वो फील्ड असल में क्या कहलाएगी? स्टैटिक फील्ड कहलाएगी। ये चीज आपको समझ आ गई यहां तक। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाने से पहले मैं ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर थोड़ी सी बात करता हूं। फील्ड तो आप समझ गए क्या होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड बेसिकली क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड ये है रीजन, वो हम कह चुके हैं कि रीजन क्या होना चाहिए जिसमें फंक्शन की एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए हर पॉइंट पर, वो हम फील्ड डिफाइन कर चुके हैं। अब व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड इज एक्चुअली अ रीजन अराउंड एन ऑब्जेक्ट चूंकि मैंने ऑब्जेक्ट की वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये मास की वजह से पैदा होती है, लिहाजा मैंने ऑब्जेक्ट के वर्ड यूज किए। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो मैं यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह कह दूंगा चार्ज। ये चीज ध्यान में रखिएगा। रीजन, और कैसा रीजन है हमारे पास? वही रीजन है स्पेस में जिसमें फंक्शन की एक खास वैल्यू होगी हर एक पॉइंट पर। अ रीजन अराउंड एन ऑब्जेक्ट in which it exert a force to another object और वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए बच्चों? टेस्ट ऑब्जेक्ट। दैट रीजन इज कॉल्ड फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड असल में क्या होती है? ऐसा रीजन जिस रीजन में कोई भी एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करे, उस सारे के सारे रीजन को उस ऑब्जेक्ट की फील्ड कहेंगे। और यहां पर आपने फील्ड देखना है तो ऑब्जेक्ट कैसा रखना है? आपने टेस्ट ऑब्जेक्ट रखना है। तो यहां पर मैंने बात कर रहा हूं किसकी? ग्रेविटेशनल फील्ड की। सो याद रखिएगा ग्रेविटेशनल फील्ड असल में क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। This is gravitational field. Now what is the force? Force between the two bodies is defined by universal law of gravitation. तो आप इसको यूं लिख सकते हो, लेट मैं एग्जांपल दे देता हूं। दिस इज ए कैपिटल M एंड दिस इज एक्चुअली स्मॉल m नॉट। ये कैपिटल M है, मास ऑफ अर्थ इसको ले लें। दिस इज स्मॉल m नॉट, दिस इज द मास ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्योंकि मास ऑफ अर्थ तो आपके पास 10 पावर 24 kg है, इसके मुकाबले में तो टेस्ट मास यानी हम सारे के सारे एज ए टेस्ट मास हैं, यानी टेस्ट मास का मतलब है हमारा तो इसके मुकाबले में ना होने के बराबर वजन है, यानी बहुत ही कम है। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, इन दो के दरमियान में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगी, दैट फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इज वर्ड G M
एम नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये नीचे आपके पास एम नॉट अपनी जगह पर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज वर्ड जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज एक्चुअली द फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा, ये सरफेस ऑफ अर्थ के, आप अक्सर देखते हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ के करीब करीब आप जी की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसिडर करते हैं, यानी आप कहते हैं तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ये कांस्टेंट रहती है। तो लिहाजा ये फंक्शन जो है ये कांस्टेंट है। जिस तरह वेलोसिटी कांस्टेंट था तो वो असल में क्या है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो आपने कह दिया कि ये स्टैटिक फील्ड है। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सरफेस ऑफ अर्थ के करीब करीब जो है ये तकरीबन कांस्टेंट रहती है। लिहाजा दिस फील्ड इज आल्सो अ स्टैटिक फील्ड। इसको ध्यान में रखिएगा, ये कैसी फील्ड है, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, इट इज एक्चुअली द स्टैटिक फील्ड। अब कैसी फील्ड है दूसरी, ये चूंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जी इज वर्ड एक्सेलरेशन, सो जी इज एक्सेलरेशन, वर्ड जी इज एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो लिहाजा ये असल में कैसी फील्ड है बच्चों, ये असल में एक वेक्टर फील्ड है। वेक्टर फील्ड है और साथ में क्या है, स्टैटिक फील्ड है। वेक्टर फील्ड है साथ में स्टैटिक फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज अपने पास ध्यान में रख लें। यानी आपको मैंने एग्जांपल दी, ग्रेविटेशनल फील्ड यानी ये एक ऑब्जेक्ट इस तरह जमीन है, ये एक ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट के गिर्द यहां पर इस पॉइंट से आपने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा, तो जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो ये ऑब्जेक्ट एकदम इसकी तरफ आएगा कि नहीं आएगा, मींस इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगी। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगी मींस ये छोटा वाला ऑब्जेक्ट इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट की फील्ड में है, यानी इसके इर्द गिर्द ये सारी की सारी इस ऑब्जेक्ट की ये सारी की सारी इसके गिर्द फील्ड है। कैसी फील्ड है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड द सेंटर होती है, यानी इसकी फील्ड चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है लिहाजा इसकी डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर होगी। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, यहां पर हम फील्ड को पता लगाने के लिए हमने एक टेस्ट मास लिया। व्हाट इज टेस्ट मास, whose magnitude is always much less than the mass of the source या फील्ड या ग्रेविटेटिंग ऑब्जेक्ट। यानी ये ऑब्जेक्ट है इसको कहा जाता है बच्चों ग्रेविटेटिंग ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेटिंग ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेटिंग ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है सोर्स, इसको कहा जाता है सोर्स। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, अर्थ इज ए सोर्स व्हाइल वी आर द पॉइंट वी आर द टेस्ट मास। सोर्स भी कहा जाता है इसको, पॉइंट मास भी कहा जाता है, पॉइंट मास। यानी हम अर्थ के मुकाबले में हम जो है ये टेस्ट मास की तरह बिहेव करते हैं, जबकि अर्थ असल में सोर्स की तरह या असल में पॉइंट मास की तरह बिहेव करती है। सो कीप इन माइंड, फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ टेस्ट मास पर डिपेंड नहीं करती। यहां पर जरा गौर करें, ये आपके पास फाइनल मैथमेटिकली फॉर्म है किसकी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो जी एम बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज एम, एम इज द मास ऑफ सोर्स। सो मीन्स फील्ड जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो सोर्स पर डिपेंड करती है। टेस्ट मास, चूंकि टेस्ट मास की फील्ड तो है लेकिन बहुत ही कम है, यानी इसकी फील्ड तो है थोड़ी थोड़ी छोटी, यानी मामूली सी फील्ड इसकी है, इसकी फील्ड की वजह से इसकी फील्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ टेस्ट मास, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ पॉइंट मास। सिमिलरली आप मून को और जमीन को एज ए टेस्ट मास नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि मून ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से ओशन में जो टाइड्स वगैरह पैदा होती हैं, लहरें, या वो बड़ी बड़ी आप देख सकते हैं कि मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से या ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो समुंदर में अक्सर लहरें पैदा होती हैं, तो लिहाजा आप कह सकते हैं मून विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए टेस्ट मास। क्यों टेस्ट मास नहीं कंसिडर कर सकते, बिकॉज इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्टर्ब द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। सो लिहाजा वो टेस्ट मास नहीं है, हम टेस्ट मास है, हमारे मास की वजह से इसकी फील्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो कीप इन माइंड, ये टेस्ट मास और पॉइंट मास का यही कॉन्सेप्ट अपने पास ध्यान में रखिएगा। ये तो था आपके पास कॉन्सेप्ट अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अ 4 पाई रीजन में आपको बता चुका हूं कि वही एक्स वाई जेड में एक फंक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अ 4 पाई रीजन अराउंड एनी पॉइंट चार्ज में आपको बता चुका हूं, जिस तरह पॉइंट मास था, चार्ज पॉइंट चार्ज होगा, मींस बड़े अमाउंट का चार्ज। लेट आपके पास 30 कूलम है, 50 कूलम है, ये चार्ज आपके पास एक पॉइंट चार्ज है। A 4 पाई रीजन अराउंड एनी पॉइंट चार्ज
in which it exert a force of interaction, चूंकि चार्जेस हैं तो चार्ज अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। ग्रेविटेशनल फील्ड तो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, जबकि ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकती है। मैंने वर्ड कॉमन यूज कर लिया इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है। सो मींस ऐसा रीजन किसी भी पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द जिसमें वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक्सर्ट करे टू एनी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, टू एनी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज को क्यों लिया मैंने, इसको भी जरा समझिएगा इसमें। अब जरा मैं एग्जांपल देता हूं। लेट बच्चों, आपके पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज। इधर मैंने एक टेस्ट चार्ज छोटा सा लिया, दिस इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैं जैसे ही इसके करीब लेकर आता हूं, इस पॉइंट से मैं जैसे ही इसको एंटर करता हूं तो ये एकदम इसको रिपेल करता है। मींस ये इसके ऊपर फोर्स, यानी इसको बाहर की तरफ धकेलता है। मींस ये फोर्स आउटवर्ड नॉर्मल लगाता है स्टूडेंट्स। फोर्स किधर को लगा रहा है? ये चार्ज आउटवर्ड नॉर्मल, और ये इसको धकेल रहा है बाहर। अब जाहिर सी बात है, यहां पर आपने देखा कि पॉजिटिव रिपेल करते हैं। जब पॉजिटिव रिपेल करते हैं तो फील्ड किधर को निकल रही है? आउटवर्ड नॉर्मल। तो कन्वेंशन हमने ये ली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी चार्ज पॉजिटिव चार्ज से ये निकलनी चाहिए। ये हमारी क्या है? ये हमारी कन्वेंशन है। सो यहां पर पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलती है, लिहाजा फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए हमने जो कन्वेंशन लिया हुआ है वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। सो मींस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, इसकी फील्ड में जैसे ही आएगा, यानी इस रीजन में आएगा, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगेगा, क्योंकि ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। लेट दिस पॉजिटिव चार्ज इज कैपिटल क्यू एंड दिस पॉजिटिव चार्ज इज स्मॉल क्यू। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, और ये चार्ज कैसा होना चाहिए? टेस्ट चार्ज मैंने क्या लिया हुआ है? स्मॉल क्यू। सो ये हो जाएगी बच्चों, फोर्स इन दो के दरमियान में क्या होगी? दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स के, एक चार्ज है कैपिटल क्यू, दूसरा है स्मॉल क्यू, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये नीचे क्यू, ये क्यू के साथ क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये बात आपको यहां तक समझ आ गई होगी। मींस यहां पर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज पर डिपेंड करती है, यानी इसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, इसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी। इसकी फील्ड, इसके गिर्द भी पॉजिटिव, इसके गिर्द भी तो फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये फील्ड इस फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगी। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, दिस इज एक्चुअली द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और इसकी कम से कम वैल्यू याद रखिएगा, इसकी कम से कम वैल्यू जो होगी वो E के बराबर होगी। व्हाट इज E? एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ चार्ज। कितनी होती है बच्चों? 1.610 पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज एक्चुअली एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ चार्ज पार्टिकल। सो ये चीज आपने अपने पास ध्यान में रख लेनी है कि व्हाट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड? इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ये फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किन किन के दरमियान में होगी? एक पॉइंट चार्ज है, दूसरा टेस्ट चार्ज है। जब आपने इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? क्यू, कैपिटल क्यू, यानी पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। ये इस पर डिपेंड नहीं करती ये कितना है। लिहाजा याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है पॉइंट चार्ज की वो होती है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब दिस इज एक्चुअली अ वेक्टर फील्ड, ये भी वेक्टर फील्ड है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, लिहाजा ये वेक्टर फील्ड है। जब ये वेक्टर फील्ड है तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की होगी। अगर मैं इधर वेक्टर डालता हूं तो इधर भी क्या होगा बच्चों? वेक्टर। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूं। साथ में आ जाएगा आर यूनिट वेक्टर। आर यूनिट वेक्टर इसलिए क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड होती है, क्योंकि अब किसी भी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड होती है। पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड किधर होगी बच्चों? आउटवर्ड। अगर मैं यहां पर सोर्स चार्ज को नेगेटिव रखता हूं बच्चों तो क्या हो जाएगा? ये चार्ज ऐसे पॉइंट पर आके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा, यानी इसकी तरफ खिंचता चला आएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में फोर्स किधर को लगती है बच्चों? इनवर्ड। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में फोर्स किधर लगेगी? इनवर्ड। सो तभी आप कहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड
नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, यानी नेगेटिव पे क्या होती है, टर्मिनेट होती है। तो जनरल डिस्कशन में हमने कन्वेंशन मानी हुई है, हमने कहा जी पॉजिटिव इज एक्चुअली सोर्स ऑफ फील्ड, नेगेटिव इज एक्चुअली सिंक ऑफ फील्ड। मींस पॉजिटिव से फील्ड निकलती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। सो ये दिस इज एक्चुअली, इसको आप कह सकते हो सिंक। और जबकि पॉजिटिव चार्ज को आपने कहा द सोर्स, चूंकि कन्वेंशन है, कन्वेंशन का मतलब आपने रवायती लिया हुआ है कि पॉजिटिव से फील्ड निकलती है, उसको आपने ले लिया सोर्स। जिससे ओरिजिनेट हो उसको आप सोर्स ले लेते हैं, जिस पे टर्मिनेट हो आप उसको सिंक ले लेते हैं। तो लिहाजा इस पे फील्ड लाइंस क्या होती है, टर्मिनेट, तो आपने इसको नाम दे दिया दिस इज एक्चुअली सिंक। सो कीप इन माइंड, हमने पॉइंट चार्ज की फील्ड को चेक करना है। पॉइंट चार्ज की फील्ड को चेक करने के लिए हमने पॉइंट चार्जेस को चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज नहीं करेंगे हम, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको आपने एक ही रखना है। तो हमने मान लिया कि दिस इज एक्चुअली टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, इसको आपने नहीं चेंज करना। ये तो आपने टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख लिया। जब टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा तो आप तभी बता सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर को निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड इनवर्ट जाती है। मींस आपकी जो कन्वेंशन है वो तभी ठीक हो सकती है कि जब आप इस टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। पॉजिटिव में फील्ड आप एग्जैक्ट बता सकते हैं, यानी आप बता सकते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज होगा पॉइंट चार्ज तो वो उसको रिपेल करेगा, तो आप बोलेंगे फील्ड किधर को है, आउटवर्ड है, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में है। जब आउटवर्ड होगी तो मींस उधर से फील्ड ओरिजिनेट हो रही है, तो आप उसको सोर्स कंसिडर कर सकते हैं। सो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके पास। टेस्ट चार्ज में भी नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉजिटिव इसलिए लेते हैं कि फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं हम, यानी हमने पॉइंट चार्ज की फील्ड बतानी है। अगर पॉजिटिव है तो हमें पता है कि इससे फील्ड निकलनी चाहिए बाहर की तरफ, वो तभी हो सकता है कि ये टेस्ट चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव हो। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होती है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, ये आपके पास आ जाएगी। अब इसकी यूनिट हो जाएगी फोर्स की न्यूटन और चार्ज की यूनिट आ जाएगी कूलम। सो न्यूटन पर कूलम इज एक्चुअली एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बच्चों यूं भी लिख सकते हैं, देखें अगर इस एफ के साथ में डी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर जरा देखिए, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या ये होता है वर्क डिवाइडेड बाय व्हाट, चार्ज इनटू डी। ये वर्क पर यूनिट चार्ज, इसको बच्चों कहा जाता है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डी। सो पोटेंशियल बच्चों क्या है आपके पास, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, वोल्ट पर डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। सो इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। सो दूसरी यूनिट इसकी अल्टरनेटिव यूनिट है वोल्ट पर मीटर। सो ये दो यूनिट्स ईटा एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हैं, अपने पास नोट कर लें। अब हम बात करते हैं कि आया इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, चेंज कैसे होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू के होता है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन पे डिपेंड करती है, पॉइंट चार्ज की, उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, उस पे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर उस पे डिपेंड करती है, उसके लिहाज से चेंज होती है। इस तरह आपके पास डायइलेक्ट्रिक पे के लिहाज से चेंज होती है। ये चीज़ ध्यान में रखें। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल क्या है। तो इनसाइड द मेटल आपको पता है डायइलेक्ट्रिक इनसाइड द मेटल क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। डायइलेक्ट्रिक इनसाइड द मेटल क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। जब इनसाइड द मेटल आप लेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, यानी E इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रूव भी करेंगे इनसाइड द मेटल जीरो होती है। सिमिलरली ये डायइलेक्ट्रिक के चेंज होने से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की चेंज होती है। इसके अलावा मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं। इफ यू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए पॉइंट चार्ज बाय 2 यूनिट देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंक्रीज बाय 2 यूनिट, यानी 2 टाइम इसको करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, 2 टाइम हो जाएगी। अगर आप डिस्टेंस को चेंज करें, फॉर एग्जांपल पॉइंट चार्ज आपके पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये इसके गिर्द इसकी फील्ड है। आप इसका इस पॉइंट पर डिस्टेंस यहां से कम है, r कम है, तो इसकी फील्ड यहां पर बच्चों कम होगी पॉइंट A पर। पॉइंट B पर आप चेक करेंगे तो पॉइंट B पर r क्या है, सॉरी पॉइंट A पर डिस्टेंस चूंकि कम है, नियर द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है। सो मींस आप कह सकते हैं पॉइंट A पर r कम है, r कम हुआ फील्ड ज्यादा हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन है। मींस E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, r कम हुआ बच्चों तो E ज्यादा हो जाएगा। सो लिहाजा यहां पर r कम है A पॉइंट पर, तो लिहाजा फील्ड ज्यादा होगी। B पॉइंट जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल से दूर होते जाएंगे तो फील्ड क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। मींस इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। सिमिलर मैंने इसकी एग्जांपल ग्रेविटेशनल फील्ड में है, जमीन से जैसे दूर होते जाते हैं
आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वर्सली रिलेटेड टू आर स्क्वायर होती है। तो जैसे जैसे ज़मीन से दूर जाते जाएं ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाती है, लिहाजा वो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी। तो यहाँ पर आपके पास ये चीज़ इंपॉर्टेंट आपको पता होगी कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि इससे रिलेटिंग कुछ एक छोटा सा एक एमसीक्यूज वगैरह कर लेते हैं कि आपसे कोई पूछे कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्रोटॉन, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्रोटॉन, प्रोटॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस बाय इट्स वेट, बैलेंस बाय इट्स वेट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम्स इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, चूंकि वेट क्या है, ग्रेविटेशनल पुल है। मींस इस कंडीशन पर आपसे कोई पूछे कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्रोटॉन, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्रोटॉन एट अ पॉइंट, और उस पॉइंट पर कितनी होगी वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस बाय इट्स वेट, यानी ये अगर कंडीशन मीट करे तो उस दौरान आपके पास वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। लेट आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोटॉन आप ट्रिगर कर रहे हैं, तो लेट आपके पास ये पॉइंट ए एक ऐसा पॉइंट है जहां पर उसका वेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में बैलेंस हो गई हैं, तो लिहाजा इस पॉइंट ए पर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो बता दें उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये आपके पास फोर्स क्या होती है, हमारे पास फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगी बच्चों, यहाँ पर उसके वेट के, सो लिहाजा ये हो जाएगी mg डिवाइडेड बाय q, क्या है चार्ज ऑन प्रोटॉन, वो होता है आपके पास, या इसको q लिखे फिलहाल, इसकी वैल्यू पुट करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपके पास 1.67 पावर -27 किलोग्राम, और g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है 1.6 पावर -19 कूलम, लिहाजा इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, वो यूनिट है। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो इसको 1.67 को और इसको तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इसको कैंसिल कर दें एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, 9.8 को अप्रॉक्सीमेटली 10 कह दें, इसको 10 कह दें, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 10, इसमें से ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -27 में से ये चूंकि 10 है तो ये +1 होगा, तो ये हो जाएगा -26 रह जाएगा ऊपर, -19 ऊपर जाके +19 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 इंटू 10 की पावर -26 और -19, दैट इज -7 न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस बाय इट्स वेट, ये आपके पास चीज आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस फील्ड की बच्चों डायरेक्शन होगी कि फील्ड की डायरेक्शन होगी इन अपवर्ड, यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्यों अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि यहां पर आपके पास ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन का जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, वो पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव तब आ सकते हैं जब सिमिलर चार्जेस हों, मीन्स आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव, तो प्लस इंटू प्लस दैट इज प्लस, सो मीन्स इस केस में आपके पास रिजल्ट आएगा, यानी रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, लिहाजा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन उसकी बताना चाहते हैं, तो इट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो ये तो आपके पास था एमसीक्यूज। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपके लिए आज का लेक्चर, और इस लेक्चर में हमने फील्ड देखा क्या होता है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड हमने देखी, स्केलर क्या होती है, वेक्टर फील्ड क्या होती है, टाइम वेरिएंट, स्टैटिक फील्ड कौन सी होती हैं, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज देखी, उसकी डिपेंडेंस है कि किस किस पे डिपेंड करती है। ये तो था आपके पास आज का लेक्चर। आज इंपॉर्टेंट, अब हमारा जो कंसर्न है इस लेक्चर में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कंसेप्चुअल पॉइंट्स मैंने कुछ निकाले हैं आपके लिए, वो आप अपने पास नोट करने हैं और इस पे सोचना भी है आपने, और फिर इसके साथ आपको मैंने होमवर्क दिया है, और फिर इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो चलें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है कि ग्रेविटेशनल फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इसकी सिंपल डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि द फोर्स पर यूनिट प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। याद रखिएगा सिंपल डेफिनेशन इसकी मैंने बना दी कि फोर्स पर यूनिट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, इंट्रिंसिक इन नेचर होनी चाहिए। इंट्रिंसिक का मतलब ये है कि जो चेंज ना हो, एक्सट्रिंसिक जो चेंज हो, इंट्रिंसिक जो चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल मास एक बॉडी का ये इंट्रिंसिक इन नेचर होता है,
क्यों इंट्रिंसिक इन नेचर होता है? आप इसको इधर तोलो या इसको आप चांद पे तोलो। फॉर एग्जाम्पल इधर अगर आपके पास 5 kg है तो चांद पे भी कितना होगा? 5 kg। सो मास इज एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। व्हाट इज दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी? इट इज एक्चुअली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सो फोर्स पर यूनिट दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ए ग्रेविटेशनल फील्ड। चूंकि ये मास की बात होती है तो लिहाजा दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड। अब मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली इंट्रिंसिक, इसमें जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज अपीयर ड्यू टू एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको बताया था मैंने। अब आपको पता है किसी भी बॉडी पर अगर कोई चार्ज है, लेट मैं एक बॉडी पे चार्ज अब देखता हूं जी, मैं वो है 5 कूलम का, वो आप इसको इधर चेक करें या आप उसको किसी हाइट पे चेक करें या आपको चांद पे चेक करें, वो 5 कूलम ही रहेगा, उससे ज़्यादा या कम नहीं होगा। सो कीप इन माइंड चार्ज इज आल्सो ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सो कीप इन माइंड फोर्स पर यूनिट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या फोर्स पर यूनिट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज इट्स फील्ड। अगर वो पर यूनिट प्रॉपर्टी मास है तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो सिंपल डेफिनेशन आपके लिए रख ली। फिर इसके अलावा दूसरा एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया, आपने तो हमेशा सोचा होगा कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो चलें उसको जरा देख लेते हैं। कैन टू सिमिलर चार्जेस चार्ज बॉडी रिपेल ईच अदर? थोड़ा सा मैं ज़रा हट के जाऊंगा ज़रा इसमें कि सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर भी सोचना है आपने। अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते, करते हैं तो क्यों करेंगे? तो चलें इसको ज़रा देख लेते हैं। तो आंसर इसका है, वीडियो को पास करें और इसका आंसर अगर बताना चाहते हैं तो बताएं कि करेंगे तो कैसे करेंगे, नहीं करेंगे तो कैसे नहीं करेंगे। तो चलें देख लेते हैं इसको। तो टू सिमिलर चार्ज बॉडी कैन रिपेल ईच अदर, यानी यस, आंसर इज यस, यानी कर सकते हैं। और ये पॉसिबिलिटी उस टाइम हो सकती है जब एक बॉडी बहुत ही बड़ा बॉडी हो, चार्ज बॉडी, और एक बॉडी आपके पास हो बहुत छोटा। कंसिडर कर लेते हैं, मैं कहता हूं इस बॉडी पर जो बड़े साइज वाला बॉडी है, इस पर चार्ज लेट मैं कहता हूं बहुत ही कम है, यानी प्लस 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 4 चार्जेस मैंने कंसिडर कर लिए, बहुत ही कम। इस पे मैं बहुत ज्यादा चार्ज कंसिडर कर लेता हूं बच्चों, बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज इस पे कंसिडर कर लिया, इसमें मैंने मिकदार को कम कर लिया। ये बॉडी तो बहुत बड़ा है। अब जैसे ही आप देखेंगे इसकी तरफ लेकर जाएंगे तो ये इतना ज्यादा चार्ज रखता है कि ये इस बॉडी पर एक इंड्यूस फील्ड रख लेगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कर लेगा। मींस इस पर ऐसा होगा कि नेगेटिव चार्जेस सारे के सारे इधर आ जाएंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कम चार्जेस रखता है, तो लिहाजा ये नेगेटिव इसके पास तो हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन चूंकि इसके पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, लिहाजा ये इस पर नेगेटिव बहुत ज्यादा रख लेगा, यानी इंड्यूस ज्यादा कर लेगा। जब ये ज्यादा इंड्यूस करेगा तो इट विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है इफ टू बॉडीज ऑफ सिमिलर चार्ज, if one body is in a huge amount of charges and the size of the body is smaller as compared to the other body. So इस ऐसी चीज़ों पर गौर करिएगा और हमेशा आगे जो भी टॉपिक हो उसमें रीजनिंग आर्गूमेंट्स कीजिएगा। और फिर अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन वगैरह आए तो आपने मुझे व्हाट्सएप नंबर पे लाजमी मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सो चलें अब आपकी होम टास्क की तरफ जा रहे हैं। होम टास्क आपके लिए है कि राइट डाउन द 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ए फील्ड, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड आप पढ़ चुके हैं। स्केलर फील्ड की भी 4 एग्जाम्पल देनी है, वेक्टर फील्ड की भी 4 एग्जाम्पल देनी है आपने, और साथ में बताना है कि ये किस नेचर की है, स्टैटिक है या टाइम वेरिंग है। कीप इन माइंड ये आपका क्वेश्चन है, सिंपल और आसान। 4 एग्जांपल्स देनी है, स्टैटिक फील्ड भी बतानी है, टाइम वेरिंग भी बतानी है, और 4 ऐसी एग्जांपल रखनी है, यानी 4 एग्जांपल स्केलर की बतानी है, 4 एग्जांपल वेक्टर फील्ड की बतानी है। टोटल आपके पास हो जाएंगी 8 एग्जांपल्स। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड के पेपर में भी आ सकता है, कि राइट डाउन या राइट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। किन वेज में वो सिमिलर हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ, किन वेज में वो डिफरेंट हैं। तो इसके साथ इजाजत चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।